देखिए, पिछले क्लास में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि नियंत्रण और समन्वय के ऊपर बात करा था कि भाई नियंत्रण और समन्वय है क्या चीज़ आखिर। ठीक है, आखिर किसका नियंत्रण और किसके समन्वय के ऊपर बात किए थे। तो टॉपिक जो था यानी कि आपका जो हेडिंग था, इनके ऊपर केवल और केवल हम बात किए थे। लेकिन आज इस क्लास में हम लोग और भी चीज़ आगे जानेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने इतना ही केवल देखा था हमारे शरीर के जो ऑर्गन है वो कैसे वो कैसे नियंत्रित किए जा रहे हैं हमारे मस्तिष्क द्वारा यानी कि न्यूरॉन्स द्वारा। ये देखे थे हम लोग पिछले क्लास में। जैसे कि आपको हम बता रहे थे, खाना जब हम खाते हैं तो हमारी जिह्वा उन भोजन को उलट फेर करती है। तो उलट फेर करना है, कब भोजन छोटे छोटे टुकड़े में बंट चुके हैं और कब इन्हें मिलाना है और कब इन भोजन को निगलना है। ये सब के सब नियंत्रण, ये जो क्रियाएं हो रही है, ये किसके द्वारा हो रही है? हमारे मस्तिष्क द्वारा हो रही है ना, यानी कि न्यूरॉन्स द्वारा हो रही है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में देख के चल रहे थे। और भी चीज़ें हम लोग देखे थे। क्या चीज़? कि ये नियंत्रण हमारे मस्तिष्क तो कर रही है, लेकिन साथ ही साथ है ना, इनके साथ साथ पाचन की क्रिया में कुछ ऐसी हमारी शरीर के ग्रंथियां भी थी, कुछ शरीर की ग्रंथियां जो थी इनके साथ समन्वय कर रही थी। और ये समन्वय स्थापित करने का काम किनका था? तो ये समन्वय स्थापित करने का काम हमारे न्यूरॉन्स सेल के ही थे, जो कि अलग कुछ ग्रंथियों द्वारा, इन ग्रंथियों द्वारा इस ऑर्गन से ये स्थापित करवाई थी, समन्वय स्थापित करवाने का काम कर रही थी, ताकि ये ग्रंथियां, ये कुछ जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, उसी तरह से पेनक्रियास, उसी तरह से लीवर, ये कुछ कुछ हमारे शरीर के एक विशेष प्रकार के ऑर्गन जो कि ग्लैंड की तरह काम करती है, ग्रंथियों की तरह काम करती है। और ये सब के सब, ये सारे के सारे मिलके, ये सब के सब मिलके है ना, क्या करती है? ये समन्वय स्थापित करने का काम करती है, कुछ एंजाइम, कुछ पाचक, कुछ हार्मोन्स को निकाल के, ताकि ये सारी ऑर्गन सुचारू रूप से बढ़िया से काम कर पाए, ये सभी बढ़िया से काम कर पाए। इसके लिए इनको हार्मोन या फिर एंजाइम या फिर जूसेस की ज़रूरत होती है। ये सब के सब है ना, ये काम तभी कर पाएंगे जब इन्हें कुछ रसायन मिलेंगे, भोजन को तभी डाइजेस्ट करवा पाएंगी जब रसायन मिलेंगे। और ये सब के सब समन्वय स्थापित करवा रही है मस्तिष्क, और ये समन्वय स्थापित करने में मदद कर रही है ये सारी की सारी ग्रंथियाँ और ये सब के सब ऑर्गन, ये सब के सब है ना मिलके भोजन के पाचन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि भोजन के पाचन में रिस्पॉन्सिबल है। इतने सारे के सारे चीज़ हम लोग लास्ट क्लास में लेके चल रहे थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है, इसके आगे और ज़्यादा जानेंगे। देखिए, हमने तो ये देखा, ठीक है, हमने ये देखा कि शरीर के ऑर्गन और ग्लैंड कैसे एक दूसरे से समन्वय कर रहे हैं और कैसे हमारे शरीर को संचालित करने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी क्रियाओं को नियंत्रण करने का काम मस्तिष्क का है, यानी कि ब्रेन का है। आज हम लोग और आगे चीज को देखते हैं। जैसे कि ये तो आपकी बेसिक थे, लेकिन हम यदि बात करें न्यूरॉन्स सेल की बात करें, यानी कि न्यूरॉन सेल की बात करें, या फिर हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न अलग अलग प्रकार की सेल की बात करें, जो कि पूरी की पूरी शरीर के निर्माण में रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, हमारे शरीर के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चूँकि हम बात करेंगे कि हमारी जो शरीर है, यानी कि हमारी जो पूर्ण बॉडी है, ये बॉडी किसके बनी है? तो ये बॉडी है बनी, यदि आप इनकी सूक्ष्म कण पे बात करेंगे, यानी कि माइक्रो लेवल पे बात करेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यदि बात करेंगे, तो हमारी शरीर में जो सबसे जो छोटी इकाई है, यानी कि हमारा जो शरीर जो बना है एक एक कोशिकाओं से मिलके बनी है। कई सारी कोशिकाएं है ना, जब आपस में मिलती है तो इसी तरह से सारी कोशिकाएं मिलके
हमारी शरीर की पूरी रचना करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि उत्तरदायी है। तब जाके ये पूरे शरीर आपके बने हुए हैं। ऐसे ही नहीं है कि हम सोचते हैं क्या चीज़ कि हमारा शरीर एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बनी है, या फिर हमारी शरीर इस तरह से बनी हुई है। बस खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, बस हमारी शरीर की वृद्धि और विकास होती है, बस इतना ही जानते हैं हम। लेकिन ये वृद्धि विकास ये क्यों हो रही है, ये सभी चीज़ को जानने के लिए, है ना, हम यदि सबसे शरीर की जो सबसे छोटी इकाइयों पे, यदि इकाई लेवल पे भी यदि बात करें, तो ये बात पता चलेगा क्या चीज़ कि हमारी जो शरीर बनी है वो कोशिका से बनी है ना। हमारी जो शरीर बनी है वो किसकी बनी है, तो सेल यानी कि कोशिका से बनी है, कोशिका से मिलके बनी है। समझ में आना, हमारी ये शरीर किससे बनी है, कोशिका से मिलके बनी है। और इसी प्रकार की कई सारी, जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं, ध्यान से सुनेंगे, एक ही प्रकार की जब कई सारी कोशिकाएं जब मिलेंगी और उनके कार्य भी एक समान ही होने चाहिए, कोशिका भी एक ही तरह के और उनके कार्य भी एक ही तरह के। अब ये बात कैसे हुई, तो जरा इस बात को समझेंगे, है ना, हम बताने की आपकी कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपकी ब्लड की जो कार्पोसेल्स हैं, यानी कि कणिकाएं हैं, ब्लड की जो कणिकाओं के ऊपर बात करेंगे, यानी कि ब्लड में हम बात कर रहे हैं किसके, तो रेड ब्लड कार्पोसेल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये लाल रुधिर कणिकाएं हैं कि ये लाल रुधिर कणिका है, रेड कार्पोसेल्स। अब इस लाल रुधिर कणिकाओं का क्या काम है, तो इसका काम क्या है कि ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक, ठीक है, ये रक्त क्या है, तो एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो रक्त क्या करेगी कि हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक, जितने भी हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाओं की बात कर रहे हैं हम, जितने भी कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं तक, इन सेल तक पोषक तत्वों को लेके जाना, ये किसका काम है, तो इसका काम है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स का काम है, पोषक तत्वों को लेके जाना। ठीक है, ताकि कोशिका इस पोषक तत्वों को ले, और कोशिका पोषक तत्व लेने के बाद ये कोशिका अपने जीवन में जितने भी, मतलब इसके जीवन में जो हो रही क्रियाएं हैं, वो क्रिया को ये संपादित कर पाए। जैसे कि ऊर्जा को बनाना, तो ऊर्जा बनाने के लिए इन्हें पोषक तत्वों की जरूरत है। जिंदा रहने के लिए इन कोशिका को पोषक तत्वों की जरूरत है, इस कोशिका को पोषक तत्व की जरूरत है। और ये कोशिका को पोषक तत्व लेके देगा कौन, तो आरबीसी। तो एक यदि आरबीसी काम क्या कर रही है, एक आरबीसी यदि आप देखें तो एक आरबीसी का काम है पोषक तत्वों के लेके जाना। इसी तरह से आप कई सारी आरबीसी को देखेंगे, ये सभी आरबीसी है, ठीक है ना, रेड ब्लड कार्पोसेल्स है, ये सभी के सभी आरबीसी का एक ही जैसा काम होगा, जो इनमें यदि एक कोशिका, एक सिंगल आरबीसी का काम होगा कि पोषक तत्वों को लेके जाना, तो इनमें जितने भी आरबीसी हैं वे सब के सब का काम क्या होगा, पोषक तत्वों को लेके जाना, बस यही काम होगा। ऐसा नहीं कि एक काम कर रही है क्या चीज, पोषक तत्वों को लेके जा रही है, तो दूसरा काम कर रही है क्या चीज, कि उत्सर्जी पदार्थ को निकाल रहा है। ऐसा नहीं, ये जो एक काम करेगी दूसरा भी वही काम करना चाहिए। यदि एक उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासित करने का काम कर रही है तो दूसरे भी वही काम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, है ना, नेफ्रॉन सेल, हमारे किडनी के जो सेल है, ठीक है, हमारे किडनी के जो सेल है उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन सेल। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन सेल है आपका, ठीक है, ये नेफ्रॉन सेल है। ठीक है, तो ये जो नेफ्रॉन सेल है, इस नेफ्रॉन सेल का काम क्या है, तो इस नेफ्रॉन सेल का काम है हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थ को बाहर क्या करना, निकालना।
जैसे कि आपके शरीर में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे यूरिया हो गई, है ना, नाइट्रोजन से बनने वाले कुछ कंपाउंड हो गया, नाइट्रोजनस यानी कि वेस्ट इसको बोल लीजिए, आपके शरीर में जो भी नाइट्रोजन युक्त बनने वाली जो वेस्ट प्रोडक्ट, तो उन वेस्ट प्रोडक्ट को यदि बाहर निकालना है तो वो किसका काम है? वो काम है इस कोशिका का, इस सेल का काम है, नेफ्रॉन सेल का काम। जैसे कि आपके शरीर से जो भी मूत्र बनते हैं, और ये मूत्र बन रहा है तो भाई ये मूत्र में कई सारी अवशिष्ट पदार्थ है, जल है, उसके साथ साथ यूरिया है, ठीक है ना, आपके शरीर से यूरिया का निर्माण भी हो रही है, तो ये यूरिया निष्कासित हो रही है जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरत नहीं है। कई सारी दुनिया भर की तमाम चीज़ें हैं इनके ऊपर, जैसे कि ग्वानिन, है ना, उसी तरह से थाइमीन, उसी तरह से यदि हम बात करें तो कुछ कार्बोहाइड्रेट, कुछ प्रोटीन, विटामिन, ये सारी की सारी हमारे शरीर से ये बाहर निकलती है। कुछ हमारे शरीर इसे अवशोषित कर लेती है, कुछ नेफ्रॉन सेल इसे रख लेती है, कुछ बाहर निकाल देती है, जो कि हमारे शरीर की ज़रूरत नहीं है। तो ये बाहर तो निकल गई, लेकिन ये निकालने में मदद कर रही है। तो एक नेफ्रॉन सेल कर क्या रही है? तो एक नेफ्रॉन सेल कर रही है हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। इसी तरह से जितने भी नेफ्रॉन सेल होगा वो सारे के सारे नेफ्रॉन सेल एक ही जैसे काम करेंगे, अलग अलग काम नहीं करेगा। बातें समझ में आ रहा ना? क्या इतनी बातें क्लियर हुई? अब यदि आप देखो, एक यदि टीचर है, ठीक है, यदि साइंस टीचर की बात कर रहे हैं, तो यदि एक साइंस टीचर आपको साइंस पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उनका स्पेसिफिक ये रहा कि वो साइंस ही पढ़ाएंगे। और उस साइंस में भी यदि आपको वो बायो पढ़ा रहा है, तो उनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट हुआ, है ना, उनका एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट हुआ कि वो आपको बायो ही पढ़ाएंगे। ये चीज़ है, बायो के अलावा कुछ नहीं पढ़ा रहे। तो उसी तरह से यदि और भी टीचर है जो कि बायो स्पेशलिस्ट है, तो वो बायो के ही पढ़ाएंगे। तो हम बोलेंगे क्या चीज़ कि ये सारे के सारे एक जैसे ही काम कर रहे हैं, ये सबके सब एक जैसे ही काम कर रहे हैं। हालांकि टीचर तो कई सारे होते हैं, है ना, कई प्रकार के भी टीचर होते हैं, डांस टीचर होते हैं, म्यूजिक के टीचर होते हैं, उसी तरह से आपके क्रिकेट के जो कोच होते हैं वो भी एक प्रकार के टीचर ही हुए, ठीक है ना, फुटबॉल टीचर होते हैं, वो सब के सब टीचर ही हैं, सब के सब टीचर है। मैथ टीचर है, फिजिक्स टीचर है, केमिस्ट्री टीचर है, बायो टीचर है, हिंदी टीचर है, जो आपके ग्रामर के जो टीचर है, ये सब के सब टीचर ही है। लेकिन उनका एक स्पेसिफिक काम है। ग्रामर के जो टीचर होगा ग्रामर ही पढ़ाएगा, जो इंग्लिश के जो टीचर होगा इंग्लिश ही पढ़ाएगा। उसी तरह से यदि हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए तौर पे ये बताऊं, जैसे कि आपका ये जो नेफ्रॉन सेल है, और इस नेफ्रॉन का सेल का काम क्या चीज़ है? ये नेफ्रॉन सेल का काम है आपके शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना? बाहर ही निकालना। तो इनमें जितने भी नेफ्रॉन सेल है वे सबका सब काम क्या होगा? शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना? बाहर निकालना। क्या इतनी बातें क्लियर हुई सबको? तो ये सब के सब एक ही काम कर रहे हैं, एक ही जैसे काम कर रहा है, अलग अलग नहीं काम कर रहा है। तो इन सभी को क्या बोला जाएगा? इन सभी को बोला जाएगा क्या चीज कि ये एक, है ना, ये एक प्रकार के उत्तक है। इन सभी को मिला के क्या बोला जाएगा? उत्तक, यानी कि टिश्यू बोला जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में है ना? टिश्यू उन्हें कहा जाता है, टिश्यू उन्हें कहा जाता है जो कई सारी कोशिकाओं का क्या हो? समूह। कई सारी कोशिकाओं का क्या हो? एक कोशिका की बात नहीं कर रहे हैं हम, कई सारी कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। जब कई सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो ये क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। और यही उत्तक सब मिलके एक जैसे ही काम करते हैं। जो एक सिंगल सेल काम करेंगी, सारे के सारे सेल वही काम करेंगे, सब के सब वही काम करेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आया? हाँ। उसी तरह से इसका काम क्या चीज था? इसका काम क्या चीज था? तो पोषक तत्वों को लेके जाना। तो सबके सब काम क्या होगा? पोषक तत्वों को लेके ही जाना। क्या इतनी बातें समझ में ना? एक का काम है हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का निकालना बाहर, तो सबका काम क्या होगा? अपशिष्ट पदार्थों को निकालना ही बाहर। इसीलिए सबको मिला के हम क्या बोलेंगे? टिश्यू। और ये भी क्या है? तो ब्लड भी एक क्या हुआ? एक टिश्यू हुआ, यानी कि उत्तक हुआ। क्या इतनी बातें समझ में आ रहा ना? ब्लड भी एक क्या होगा? एक टिश्यू होगा, है ना। ब्लड एक टिश्यू है, यानी कि एक प्रकार के उत्तक है, संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो बॉडी के एक ऑर्गन को सभी ऑर्गन, बॉडी के सारे ऑर्गन को ये कनेक्टेड रखने का ये काम करती है। क्या इतनी बातें समझ में आ रहा ना? अब तुम सोचो
क्या हमारा जो शरीर बना है, ये जो शरीर बना है केवल नेफ्रॉन सेल से बना है? क्या यही वो सेल है कि हमारे शरीर से बाहर ही केवल वेस्ट प्रोडक्ट को निकालती है? क्या ये कोशिका है ना, क्या यही कोशिका हमारी शरीर में भरी हुई है कूट कूट के, या फिर भरी हुई है ठूस ठूस के? तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में यही केवल सेल है। यदि यही होती तो हमारे शरीर से ये केवल और केवल वेस्ट प्रोडक्ट को निकालती, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में कई सारी कोशिकाएं हैं। कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि पाचन करवा रही है, कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि श्वसन करवा रही है, कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो उत्सर्जन करवा रही है, कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि परिवहन करवा रही है। मतलब कई सारी प्रकार की कोशिकाएं। आई बात समझ में? हमारे शरीर में कई सारी कोशिकाएं, कुछ ऐसी कोशिकाएं जो कि हार्मोन बना रही है, कुछ ऐसी कोशिकाएं जो कि जूस को बनाने का काम कर रही है, कुछ ऐसी सेल जो कि एंजाइम को बनाने का काम कर रही है। आई बात समझ में? और एक सेल होगा तो कम एंजाइम बनाएगा, और ज्यादा सेल होगा उसी तरह से तो ज्यादा एंजाइम बनाएगा। आप ही सोचो, यदि एक नेफ्रॉन सेल है तो ये कम वेस्ट प्रोडक्ट को निकालेगी, लेकिन इसी जैसे ढेर सारे हो तो ये सब मिलके वेस्ट प्रोडक्ट को क्या निकालेगा? ज्यादा निकालेगा। इसीलिए हमारे शरीर में किडनी 2 है, ठीक है, किडनी 2 है। किडनी बनी किसकी है? तो नेफ्रॉन सेल की। किडनी किसकी बनी है? नेफ्रॉन सेल की। और उनमें कई सारी नेफ्रॉन्स, लाखों नेफ्रॉन सेल है, लाखों की संख्या में नेफ्रॉन सेल्स। और एक नेफ्रॉन सेल क्या कर रही है? वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल रही है बाहर। लेकिन सोचो, यदि एक एक सेल यदि मरना शुरू हो गया, डेथ होने शुरू हो गए, है ना, खत्म, मतलब उनकी मृत्यु होने लगी, एक एक सेल मरने लगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक किडनी, अपना किडनी के जो नेफ्रॉन सेल है, एक सेल उन्होंने, यदि वो डेथ हो जाता है तो अपना वो काम करना क्या कर देगी? बंद। उसी तरह से यदि कई सारी नेफ्रॉन सेल्स तेजी से मरने लगे तो समझ लीजिए कि आपके शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट जो निकाल रहा था, कौन? नेफ्रॉन सेल, वो तो मरते चला जा रहा है। तो भाई अब हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालेगा कौन? तो निकालने वाली की संख्या क्या होने चली गई? खत्म होने चली। यानी कि वो धीरे 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 वो विलुप्त हो रहा है, यानी कि गायब हो रहा है, यानी कि वो बर्बाद हो रहा है, छाया हो रही उनकी। यदि वो डेथ होती चली गई, समझ लीजिए कि आपके किडनी एक वक्त क्या हो जाएगा? फेल्योर, मतलब किडनी आपके फेल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? तो ये नेफ्रॉन सेल मिलके ही क्या बना रही है? एक, है ना, ये सारे के सारे नेफ्रॉन सेल्स मिलके उत्तक बना रहा है, ये सब के सब। और ये सभी सेल जो कि उत्तक अभी कहा जाएगा, और इन सभी ये उत्तक, और इसी तरह से कई सारी जब उत्तक मिलती है तो बनते हैं ऑर्गन। ठीक है, क्या बनते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन बनते हैं, यानी कि अंग बनते हैं। अब बातें जरा ध्यान से सुनेंगे। तो यहीं पे हम बता रहे हैं क्या चीज की, यहां पे हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि यहां एक, है ना, ये क्या है? कोशिका। कोशिका यानी कि सेल। कोशिका यानी कि क्या चीज? सेल। ठीक है, क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? कोशिका यानी कि क्या चीज? सेल, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग सेल बोलेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आ रहा है? अब आते हैं हम लोग बात करते हैं, है ना, यही कोशिका, ये कोशिका, यदि ये कोशिका का काम है, इस बात को समझे, यदि इस कोशिका का काम क्या चीज है? पाचन करवाना। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, धीरे 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 बाद में लेवल हम और हार्ड करेंगे। शुरुआती लेवल है, यदि हम ज्यादा बताने लगेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम आपको क्या कर रहे हैं कि भाई बेसिक लेवल से आपको बता रहे हैं, धीरे 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 करके, ताकि आपको बढ़िया से समझ में। चलिए ध्यान से। तो ये कोशिका है, और ये इस कोशिका का काम है क्या चीज? की पाचन करवाना। फिलहाल के लिए इतना समझे। इसी तरह से सभी कोशिकाओं का काम क्या होगा? पाचन करवाना। क्या इतनी बातें समझ में आ रहा ना? यदि एक कोशिका का काम होगा एंजाइम को बनाना, तो सारी की सारी कोशिका का काम होगा एक प्रकार का ही, सभी काम करेंगे। और इन कोशिकाओं के जो समूह है, वही कोशिकाओं के जो समूह है वो मिलके क्या बनाती है? तो उत्तक बनाती है। क्या बनाती है? उत्तक। उत्तक को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? टिश्यू। जब कई सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलती है तो वो उत्तक यानी कि टिश्यू का निर्माण करते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं। और इन उत्तकों का काम क्या है? तो इन उत्तकों का काम है, इन उत्तकों का काम है जो कोशिका का काम होगा।
समझ में आ रहा ना? जो कोशिका का काम होगा वही किसका काम होगा? इन सभी छोटी छोटी कोशिकाओं का काम होगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रहा ना? ये कोशिकाओं का काम होगा, मतलब सभी ऊतक का भी काम ही होगा। और इसके काम दोनों डिफरेंस नहीं होगा, एक ही जैसा दोनों काम करेंगे। फंक्शन दोनों का क्या होगा? एक ही होगा। दोनों का फंक्शन क्या होगा? एक ही होगा। मतलब ये जो संरचना बने हैं वो दोनों संरचना एक ही जैसे होंगे और इनके कार्य भी क्या होगा? एक जैसा, यानी कि फंक्शन दोनों का एक जैसे होगा। जिनके कार्य एक जैसे हो, जिनके कार्य क्या हो, इन सभी के कार्य एक जैसे हैं कि नहीं है? जब सभी के कार्य एक जैसे हो, इसीलिए हम इसको ऊतक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊतक बोलेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? अब जब इसी तरह से अब कई सारी जब ऊतक, इसी तरह से कई सारी जब ऊतक मिलती है, तो यही ऊतक मिलके अलग अलग हमारे शरीर के ऑर्गन का निर्माण करते हैं, यानी कि अंग का निर्माण करते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आया? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो इसी तरह से कई सारी जब ऊतक जब मिलती है तो एक ऑर्गन का निर्माण करती है, यानी कि एक अंग का निर्माण करती है हमारे शरीर के। अब जैसे कि मान के चलिए ये आपके लीवर है, ठीक है? ये लीवर है, ठीक है? लीवर को बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं हम लोग? यकृत। जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि जिगर, ठीक है? जिगर का टुकड़ा बोलते हैं ना। तो वो जिगर जो शब्द लगाते हैं वो जिगर क्या है? वो आपको क्या बोलते हैं? यकृत, यानी कि कलेजा को बोलते हैं। कलेजा जानते हैं ना? हाँ। तो आप खस्सी खाए होंगे, है ना? या फिर चिकन वगैरह खाए होंगे, मटन वगैरह खाए होंगे, तो उनमें जो लीवर आप देखते हैं, ठीक है ना? ये जो लीवर देखते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या चीज़? उनके वो कलेजा है। आई बात समझ में? अच्छा, इस यकृत का काम क्या है? तो यकृत का काम, हालांकि यकृत जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ तो देखेंगे कि भाई यकृत लीवर के फंक्शन को देखेंगे कि भाई लीवर किस तरह से वो फंक्शन करती है, यानी कि लीवर किस तरह से काम करते हैं। बताइए, क्या इतनी बातें सबको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? चलिए तो देखिए, तो लीवर का काम क्या है? तो एक लीवर जो काम करेंगी, ठीक है, ये लीवर जो काम करेंगी ये वही काम करेंगी जो इनके ऊतक काम कर रहे थे, और इनके ऊतक वही काम करेंगे जो इनके सेल काम कर रहे थे। मतलब जो सेल काम करेगा वही ऊतक काम करेंगी, और ये सारे ऊतक एक जैसे ही काम करेंगे, और सब के सब इसी तरह से ऊतक, ये एक टिश्यू है। ध्यान सुनिए, ये एक टिश्यू है, और इसी तरह से कई सारी जब हम टिश्यू ले लेंगे, ठीक है, इसी तरह से कई सारी हम टिश्यू ले लेंगे। ये है टिश्यू, ठीक है? समझते चलिए, ध्यान से सुनिए चलिए। ये भी एक टिश्यू है, ठीक है? ये भी एक टिश्यू है, ये भी एक टिश्यू है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जब ये सबके सब टिश्यू है, ये भी टिश्यू, ये भी टिश्यू, ये भी टिश्यू, ये भी टिश्यू, और ये सारे के टिश्यू को देखा जाए, ये टिश्यू सबके सब एक जैसे ही काम कर रहे होंगे। ये सेल जैसे काम करेंगे, टिश्यू वैसे काम करेंगे, और ये टिश्यू जैसे काम करेंगे, सारे टिश्यू वैसे ही काम करेंगे, यानी कि सबके सब ऊतक वही काम करेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? और जो भी ये सारे के सारे एक जैसे मिल के काम करेंगे, तो इन कहेंगे क्या चीज? कि ये सेल मिल के टिश्यू बनाया, और इन्हीं सेल से, है ना, इन्हीं सेल से टिश्यू बना, और टिश्यू मिल के छोटी छोटी एक बड़े से एक टिश्यू का समूह हो जाएगा, जिनमें कई सारी टिश्यू होंगे, कई सारी ऊतकों का समूह होगा। और जब कई सारी ऊतकों का समूह जब इकट्ठा हो जाता है, तब वो एक ऑर्गन का निर्माण होता है, यानी कि अंग का निर्माण होता है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही ना? जैसे कि आपके हाथ की उंगलियों के देखा जाए, ये हमारे शरीर के एक ऑर्गन है, ठीक है ना? ये ऑर्गन है, ये हाथ ऑर्गन है। आई बात समझ में? हमारे आंख, ये दोनों शरीर के क्या है? ऑर्गन है। ये कान शरीर के क्या है? ऑर्गन है। आई बात समझ में? आपकी स्किन, ये शरीर का क्या है? ऑर्गन है। आपके बोन यानी कि हड्डियां, ये भी शरीर की क्या है? ऑर्गन है। आई बात समझ में? यानी कि अंग, ऑर्गन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अंग बोलते हैं। तो ये सारी के सारी अंग ही है। अब सोच के देखो, ये सब के सब अंग, जैसे कि हाथ की ही बात करूं तो ये हाथ में कई सारी उंगलियां, 5 उंगलियां ना, आपको देखते हैं ना, कई सारी उंगलियां। तो ये 5 उंगलियों को देखा जाए, ये उंगलियां और ये, मतलब कि सभी उंगलियां, 5 के 5 उंगलियां। आई बात समझ में? 5 की
पांचों उंगलियां ये मिलके ही क्या बना रही है, पूरी हाथ की रचना कर रही है ना, और साथ ही साथ हथेली भी। अब हथेली और ये उंगलियां नहीं होती तो ये पूरा हाथ का निर्माण हो पाता, नहीं हो पाता। तो समझ लीजिए कि ये भाई उंगलियां बनी होंगी किससे, तो ये हमारे शरीर के ऑर्गन है ना, ये शरीर के क्या है, ऑर्गन। तो उसी तरह से एक ऑर्गन बन गया, आई बात समझ में, तो ऑर्गन बनते चला गया। हमारे शरीर के ऑर्गन बनती किसकी है, किससे बनती है, तो टिश्यू। जब एक एक टिश्यू मिलती है तो ऑर्गन बनती है। क्या बनती है, ऑर्गन। आपको हम दिखाए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपको हम दिखाए हैं कई सारी जब ऑर्गन मिलेंगी, कई सारी जब ऑर्गन मिलेंगी तो क्या बनाएंगी, एक टिश्यू का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करेंगी, टिश्यू का। ये लीवर है, और लीवर को बनाई होंगी क्या चीज, लीवर को बनाई होंगी अलग प्रकार की कोशिकाएं। लीवर को बनाई होंगी क्या चीज, एक अलग प्रकार की कोशिकाएं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या ये बातें क्लियर हुई। हाँ, लीवर को बनाई होंगी, और लीवर जिस कोशिका से बनी है उसको बोलते हैं हम लोग हिपैटिक कोशिका। कौन सी कोशिका, हालांकि लीवर अलग अलग कोशिकाओं से बनी है, लीवर डिफरेंट सेल से बनी है, ठीक है, कफर सेल्स है ना, हिपैटिक सेल्स, इन सभी से मिलके बनी हुई है। आई बात समझ में। तो लीवर इन अलग अलग कोशिकाओं से बनी है। तो भाई समझ लो कि भाई ये एक कोशिका होंगी। यदि ये कोशिका हिपैटिक कोशिका है तो ये हिपैटिक कोशिका मिलके हिपैटिक उत्तक को बनाएंगी। नहीं समझा, हिपैटिक कोशिका मिलके क्या होंगी, हिपैटिक उत्तक बनाएंगी। और जब हिपैटिक उत्तक कई सारे आपस में मिलेंगे तब वो जाके क्या बनेगी, एक लीवर का निर्माण होगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रहा ना। तो इस तरह से लीवर बन के तैयार होता है। क्या ये बातें सबको समझ में आया। उसी तरह से जैसे कि पेनक्रियास है, अग्नाशय है। अब अग्नाशय को देखा जाए तो भाई अग्नाशय जो बना है डिफरेंट सेल से बना है। आई बात समझ में। अग्नाशय डिफरेंस इसको बोलते हैं अग्नाशय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नाशय, यानी कि पेनक्रियास बोलते हैं। तो ये जो पेनक्रियास बना है यानी कि अग्नाशय बना है, ये अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। क्योंकि अलग अलग कोशिकाओं से किस लिए, क्योंकि ये मिक्स ग्लैंड है, ये मिश्रित ग्रंथियां है। और ये मिश्रित ग्रंथियां है जो कि हार्मोन, एंजाइम और जूस, ये तीनों को स्रावन करती है, तीनों को ये रिलीज करती है। और ये हार्मोन, एंजाइम और ये जूस और कुछ नहीं है, ये एक प्रकार की रसायन है, यानी कि केमिकल है। ठीक है, ये बनाने का काम करती है कौन, हमारे शरीर के पेनक्रियास बनाने का काम करती है। पढ़ेंगे हम लोग इन सभी रसायनों के ऊपर बात करेंगे, इन सभी केमिकल्स के ऊपर बात करेंगे कि हार्मोन क्या है, एंजाइम क्या है, जूसेस क्या है, इन सभी चीज़ को देखेंगे। ठीक है, अभी तो आपको क्लास बेसिक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लास जब रनिंग हो जाएगी, क्लास जब रनिंग स्टेज में आ जाएंगी तब सारी की सारी बातें आप लोगों को क्लियर होना शुरू हो जाएगा। जो बनी है इस बात को समझे, अग्नाशय जो बनी है वो किस से, तो अलग अलग सेल से, जैसे कि अल्फा सेल, ठीक है, बीटा सेल है ना, उसी तरह से चिप सेल। आई बात समझ में। तो मतलब कि कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, और ये सभी कोशिकाओं का अलग अलग अपना काम, समझ में आ रहा ना, कई कोशिकाएं से मिलकर बनी है, और ये सभी कोशिकाओं का अलग अलग काम, कोई हार्मोन को निकाल रही है, कोई एंजाइम को निकाल रही है, कोई है ना जूसेस को निकाल रही है। तो ये पेनक्रियास के सेल है, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, है ना, पीपी सेल, चिप सेल, ये सब के सब इनके सेल है, पेराइटल सेल। तो तब जाके आपके पेनक्रियास बने। अब समझ के देखो भाई, यदि ये सब के सब सेल ना होता तो ये पेनक्रियास भी नहीं बनता। ये एक ऑर्गन बनी है जिनमें कई सारी अलग अलग प्रकार की कोशिका हैं। जैसे कि आप बात कर, इसी प्रकार के कई सारी जब सेल होंगी आपस में मिलेंगी, ठीक है, इसी प्रकार के जो सेल होंगे कई सारे आपस में मिलेंगी तो ये बनाएंगी टिश्यू। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टिश्यू। कब कई सारी सेल्स मिलती है तो क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। तो ये टिश्यू है, देख लीजिए, ये समूह है, सेल का समूह है, टिश्यू कहलाएंगे। आई बात समझ में। उसी तरह से ये एक अलग प्रकार की सेल होंगी, ये एक अलग प्रकार की सेल होंगी, सेलों का समूह होगा, तो ये अलग प्रकार की टिश्यू है। ये क्या है, अलग प्रकार के टिश्यू है। ये अलग प्रकार के टिश्यू, ये अलग प्रकार के टिश्यू, मतलब सब अलग अलग प्रकार के टिश्यू मिलके आप एक ऑर्गन बना रही है। ठीक है, और इस ऑर्गन का नाम है क्या चीज, पेनक्रियास। क्या नाम है, पेनक्रियास, यानी कि अग्नाशय।
क्या ये बातें सबको समझ में आ रही है? तो ये अग्नाशय क्या है? हमारे शरीर के ऑर्गन है। लीवर भी क्या है? शरीर के ऑर्गन है। उसी तरह से स्टमक यानी कि हमारे क्या चीज? पेट। ठीक है, स्टमक को हम लोग क्या बोलेंगे? पेट। आई बात समझ में? तो ये स्टमक है, ये लीवर, पेनक्रियास, स्टमक, उसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब के सब मिलके हमारे ये सब के सब ऑर्गन ही है। इस बात को समझो, ये शरीर का क्या है? ऑर्गन है। लेकिन ये ऑर्गन बनी किस किस के हैं? डिफरेंट डिफरेंट सेल्स। इस लीवर को बनाने के लिए अलग प्रकार का सेल होगा, पेनक्रियास को बनाने के लिए अलग प्रकार का सेल होगा, और इसको बनाने के लिए अलग प्रकार का सेल होगा। नहीं समझा? लीवर को बनाने के लिए अलग सेल, अग्नाशय को बनाने के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेल, उसी तरह से स्टमक को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल, और ये सभी सेल आपस में मिल रहा है तो क्या बना रहा है? उत्तक बना रहा है। और यही उत्तकों का समूह जब मिलेंगी, अब उत्तकों का समूह जब मिलेंगी तब ऑर्गन बनाएंगी। ये एक ऑर्गन है, ये भी एक ऑर्गन है, ये भी एक ऑर्गन है, और ये सारे के सारे ऑर्गन, ये सब के सब ऑर्गन मिलेंगी। इस बात को समझो, ये सब के सब जब ऑर्गन मिलेंगी तब जाके आपका बनेगा क्या चीज? तब बनेगा आपका ऑर्गन सिस्टम। क्या बनेगा? सॉरी, ये सभी के सभी ऑर्गन बन गए, यानी कि अंग बन गए। ऑर्गन को क्या बोलेंगे? अंग। और जब यही अंग जब इकट्ठा किया जाएगा, जैसे लीवर हो गई, उसी तरह से ये पेनक्रियास भी यही हो गई, यहाँ पे होती है लेकिन ये अभी नहीं बताया गया, जैसे कि यहीं पे पेनक्रियास हो गई। क्या ये बातें सबको समझ में आ रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है? जैसे कि यहाँ पे ये पेनक्रियास हो गया, मतलब कि पेनक्रियास को क्या बोलेंगे? अग्नाशय। क्या बोलेंगे हम लोग? अग्नाशय। ये पेनक्रियास हो गई। तो लीवर, पेनक्रियास और स्टमक, उसी तरह से कई सारी ऑर्गन होंगी, और ये सब के सब ऑर्गन मिलेंगी तब जाके क्या बना? एक ऑर्गन सिस्टम बना। क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम को बोलेंगे, सिस्टम को बोलते हैं तंत्र। क्या बोलते हैं? तंत्र। यानी कि बना क्या चीज? अंग, अंग तंत्र बना, अंग तंत्र का निर्माण हुआ। क्या ये बातें समझ में आ रही है? ये किसका निर्माण हुआ? अंग तंत्र का निर्माण किया। आई बात समझ में? तो अब जाके हमारे एक अंग तंत्र का निर्माण हुआ, और इस अंग तंत्र का काम क्या होगा? केवल और केवल भोजन का पाचन, केवल और केवल भोजन का पाचन। आई बात समझ में? और इसीलिए इस ऑर्गन का एक नाम दिया जाएगा, क्योंकि ये भोजन का पाचन करवा रही है। तो भोजन का पाचन करवा रही है तो हम इसको श्वसन तंत्रिका तंत्र नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये पाचन करवा रही है। तो किस हिसाब से आप इसको पाचन तंत्रिका तंत्र बोलोगे? एक तुक तो बनना चाहिए ना, मतलब कि नाम देना भी तो एक तुक बनना चाहिए। तो इसको आप श्वसन तंत्रिका तंत्र बोलोगे कि आप पाचन तंत्रिका तंत्र बोलोगे? क्या बोलोगे बताओ? क्योंकि ये सबके सब श्वास लेने में मदद कर रही है, भोजन को पचाने में मदद कर रही है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ना चाहिए? पाचन तंत्रिका तंत्र होना चाहिए या श्वसन तंत्रिका तंत्र होना चाहिए? तुम्हारे मुताबिक अनुसार से क्या होना चाहिए? पाचन तंत्रिका तंत्र या श्वसन तंत्रिका तंत्र? पाचन तंत्रिका तंत्र होना चाहिए, क्योंकि ये सब मिलके ही किसका क्या काम कर रहा है? ये सब मिलके भोजन के पाचन में रिस्पॉन्सिबल है। किसके पाचन में रिस्पॉन्सिबल है? भोजन के पाचन में। इसीलिए ये सब को क्या बोला जाएगा? ये सब के सब एक ऐसा ऑर्गन है, चूंकि ये मिल के बना रही है एक सिस्टम, और ये सारे सिस्टम एक साथ जब मिल जाते हैं तो ये सारे सिस्टम भोजन को केवल और केवल डाइजेस्ट करवाती है। इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या चीज? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? तो इसका नाम पड़ा पाचन तंत्रिका तंत्र, यानी कि इस अंग तंत्र का एक अपना एक नाम होगा। इस अंग तंत्रों का एक नाम होगा, जिसका नाम होगा क्या चीज? पाचन तंत्रिका तंत्र। अंग तंत्र का निर्माण हुआ, तब जाके हमारे पाचन तंत्रिका तंत्र बने। लेकिन क्या सोचो, तुम ही सोच के देखो, हमारे शरीर में कुछ नहीं होता, हाथ नहीं होता, पांव नहीं होते,
ये सड़ नहीं होता, आंखें नहीं होती, नाक नहीं होती, सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया है ये सिस्टम नहीं होता, समझ में आ रहा ना। और मल मूत्र मूत्र जो त्याग हो रही है वो सिस्टम नहीं होता, रिप्रोडक्टरी सिस्टम नहीं होता, यानी कि जो जनन तंत्र है, यानी कि जो प्रजनन करने की जो सिस्टम है वो भी नहीं होते। तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में केवल और केवल एक सिस्टम होता, केवल और केवल क्या चीज? पाचन। तो भाई पाचन तंत्रिका तंत्र होती तो क्या आपके शरीर का पूरा रचना हो पाता? इसका मतलब क्या है? आपके पूरी शरीर के लिए केवल पाचन तंत्रिका तंत्र रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपके शरीर के पूरी रचना के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? श्वसन तंत्रिका तंत्र, परिवहन तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्रिका तंत्र, ये सब के सब। अब जैसे कि देखो, अब श्वास लेना है भाई, अब श्वास लेना है तो इस सिस्टम से थोड़ी ना श्वास लेगो। ये श्वसन क्रिया, ये श्वास की जो क्रिया है, क्या ये श्वास की जो क्रिया है क्या उसको ये रेगुलेट करेगा? इसे संचालित करेगा? बस ये किसको रेगुलेट करेगा? ये किसको रेगुलेट करेगा? ये केवल और केवल पाचन को। ये केवल और केवल किसको? पाचन को। उसी तरह से जो श्वसन का जो सिस्टम होगा वो किसको रेगुलेट करेगा? श्वसन को। अरे हाँ ना। अब मूत्र आप त्यागते हैं, ठीक है, तो वो किसको, वो उसको कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए उत्सर्जन। अरे हाँ ना, उसके लिए कौन? उत्सर्जन। आई बात समझ में? क्या ये बात समझ में आ रही सबको? आपकी हड्डियां ना होती, हड्डियां ना होती तो आप इस तरह से खड़े कहां हो पाते? नहीं हो पाते। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना। आपके शरीर से हड्डियां ना होती तो पता चलता क्या चीज की, यदि आपके हाथ जो कि यदि आप मोड़ेंगे अभी तो जहां ज्वाइंट है वहां मुड़ेगी, जहां ज्वाइंट है वहां मुड़ेगी, लेकिन जहां ज्वाइंट नहीं है यहां से आप सोचेंगे कि भाई यहां से हम मोड़ ले, क्या यहां से मुड़ेगी? यहां से मुड़ेगी? नहीं, नहीं मुड़ेगी। लेकिन यदि हड्डियां ना होती तो क्या होता? सोच के देखो कि भाई यहां से भी क्या हो जाती? मुड़ जाती। होती कि नहीं? तो ये हड्डियां है तभी तो आपको क्या कर रही है, एक है ना, एक शरीर का एक ढांचा प्रदान करा रही है ना, एक शरीर का एक ढांचा प्रदान करा रही। कौन? बोन्स, यानी कि हड्डियां। और उस हड्डियां सारी की सारी जब हड्डियां मिलती है, पैर की हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां, हमारे ब्रेन में जो क्रेनियम बॉक्स है उसकी जो अलग अलग हड्डियां, अस्थियां, हड्डी को बोलते हैं अस्थियां, ये सब मिलके ही हमारा क्या बना रहा है? एक बॉडी का निर्माण कर रही है ना, एक कंकाल तंत्र का निर्माण कर रही है। यदि ये ना होती, पूरे कंकाल ना होते, मांस को हटा दिया जाए, हड्डियों को जो ढांचा बचती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कंकाल। यदि वो ना होती तो समझ लीजिए कि हमारे शरीर क्या ये खड़ा हो पाता? नहीं। तो पता चलता क्या चीज की, जिस तरह से आप देखे होंगे केचुआ को चलते हुए, केचुआ जानते हैं ना, जो किसानों का मित्र कहा जाता है ना, चाड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, उसी तरह से आप ली यानी कि जोक को देखते हैं। देखो जोक है ना, लमड़ता है ना, वो फ्लैक्सिबिलिटी होती है, हर साइज को अपने रिगेन करता है, वो बड़ा भी हो जाता है और छोटा भी हो जाता है, यानी कि लंबा और वो छोटा हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो उसी तरह से हमारे भी शरीर क्या हो जाते हैं, उन्हें खींचा जा सकता था, उन्हें स्ट्रेच किया जा सकता था और फिर छोटा भी किया जा सकता था। तो अब आप बताइए, क्या आपके शरीर क्या उसकी तरफ फ्लेक्सिबल है? नहीं है। मतलब जिस तरह से केचुआ अपने शरीर को फ्लेक्सिबल करता है, क्या आप कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप में कंकाल तंत्र है। क्या है आप में? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र है तो आप क्या करेंगे, जिन जिन में कंकाल तंत्र है वो अपने साइज को नहीं बदल सकते हैं, मतलब लंबाइया को नहीं बदल सकते हैं। अरे हाँ या ना? क्या ये बातें समझ में आया? अब देखो सांप, रेप्टाइल यानी कि सरीसृप की बात करें, यानी कि रेंगने की बात कर रहे हैं। अब सांप रेंग रहा है, लेकिन क्या वो अपने लेंथ को बड़ा या छोटा कर पाता है? नहीं। जो लेंथ का होगा वही है ना। अब वो धीरे धीरे ग्रोथमेंट होकर बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि उनमें भी देखो आप, यदि उन स्किन को भी, उनके स्किन वगैरह सब हटा दो, मांसल संरचना जो है उसको हटा दो, तो देखना क्या चीज कि उनमें आपको कांटे मिलेंगे, है ना। उनमें क्या मिलेगा आपको? कांटे। तो ये कांटे हैं जो कि एक उनको कंकाल बना रही है, ठीक है ना, उनके कंकाल के तंत्र का निर्माण कर रही है। उसी तरह से हमारे शरीर में कंकाल तंत्र है, मतलब कई सारी तंत्र ना होती तो हमारे शरीर बनते नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम होना जरूरी है। आई बात समझ में? उसी तरह से सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, तो ये भी सिस्टम होना जरूरी है। क्या इतनी बातें समझ में आ रहा ना? लेकिन एक बात समझेंगे
एक बात समझेंगे, यहीं से आप ध्यान से सुनेंगे। हमने आपको जितने भी सिस्टम बताया, शॉर्ट में बताया, अभी पूरी तरह से हम सिस्टम नहीं बताया है, धीरे 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 करके हम इन सभी सिस्टम को देखेंगे। लेकिन सबसे जो पहले हम सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा? न्यूरॉन सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका पाठ भी वही है, आपका चैप्टर भी वही है, तंत्रिकाएं। ठीक है, कौन से? तंत्रिकाएं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि नियंत्रण और समन्वय के ऊपर बात कर रहा है। तो ये नियंत्रण और समन्वय आखिरकार समझेंगे, ये नियंत्रण और जो समन्वय की जो क्रियाएं हैं उसे कौन संपादित कर रही है। तो हम पढ़ेंगे एक हमारे बॉडी के ही एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारे संपूर्ण सभी तंत्रों को नियंत्रण रखने का काम करती है। अभी आप पढ़े हैं डाइजेशन करवाने का काम, डाइजेस्टिव सिस्टम का, श्वसन करवाने का काम, श्वसन करने का काम श्वसन तंत्रिका तंत्र। उसी तरह से परिवहन तंत्रिका तंत्र कौन है? तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको आप बोलते हैं। ब्लड, आपकी ब्लड शरीर में दौड़ती है ना, है ना? तो वो क्या है? ब्लड किस में आएंगी? हार्ट किस में आएंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम में। आई बात समझ में? आप जो मूत्र त्याग करते हैं वो किस में आएंगे? वो आएगी एग्जेक्टरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्रिका तंत्र में। क्या ये बातें समझ में आ रही ना? अब ये सभी तंत्रिका मिलेंगी तभी तो शरीर बनेगा ना। आपका ये पूरा जो शरीर बनेगा वो सभी तंत्र मिलेंगे तभी तो बनेगा। लेकिन इन सभी का मालिक जो है वो कौन है? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कोशिका इनकी रचना। इस बात को समझो, इस तंत्रिका तंत्र को रचना किया है वो तंत्रिका तंत्र को रचना किया है कोशिका ही किया है। अब पूरी शरीर एक मरी हुई लाश की तरह होती, इस बात को समझे। एक हमारा जो शरीर है वो एक डेड बॉडी के समान होता। हमें ये होता, लीवर होता, किडनी होती है ना, आंख होते, नाक होते, कान होते, सब के सब स्किन होते, बाल होते, सभी के शरीर के एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन सबके सब होते। किसके कारण ये लाश बनी होती? न्यूरॉन सिस्टम के कारण ये लाश बनी होती। कौन से सिस्टम के कारण? न्यूरॉन सिस्टम, यानी कि न्यूरॉन सिस्टम को बोलेंगे क्या चीज? तंत्रिका तंत्र। आई बात समझ में? जैसे ये पाचन तंत्र पढ़े है ना भाई, ये पाचन तंत्र बने है ना, तब पाचन तंत्र अलग अलग ऑर्गन से बना है कि नहीं? और ये अलग अलग ऑर्गन भी किससे बने हैं? अलग अलग प्रकार के टिश्यू से। और ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग सेल से बने होंगे, यही तो होगा। और सब मिलके क्या बना रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी तरह से इनको ये डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम। आई बात समझ में? शरीर के कई सारे सिस्टम, लेकिन सारे सिस्टम का मालिक कौन? सारे सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? न्यूरॉन सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? सबको जो नियंत्रण कर रहा होगा वो कौन कर रहा होगा? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। और इसके अलावा कोई भी ऐसा तंत्र नहीं होगा जो हमारे शरीर को कंट्रोल कर रहा होगा। हाँ, ये यूं कह लो, ऐसे समझ सकते हो, ये एक मालिक है। बेटा शांत से बैठ। ये एक क्या है? मालिक है। और इन के सारे ऑर्गन, इससे रिलेटेड सारे ऑर्गन को वो क्या कर रहा होगा? कंट्रोल कर रहा होगा कि कब पाचन करवाना है, कब श्वसन करवाना है, कब उत्सर्जन करवाना है, कब परिवहन करवाना है। ये सब के सब कौन कर रहा होगा? तंत्रिका तंत्र। तो ये भी तंत्रिका तंत्र भी तो किसी न किसी चीज से बनी होगी। जैसे कि पाचन तंत्रिका तंत्र अलग अलग ऑर्गन से बना है। अरे है ना, बातें समझ में आ रही ना? पाचन तंत्रिका तंत्र अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग टिश्यू, अलग अलग सेल से बनी है। ऐसे तो हुआ ना। उसी तरह से ये भी तो एक सिस्टम है ना, तो ये भी ना किसी किसी चीज से बनी होंगी। तो ये जिससे बनी है वो किससे बनी है? ब्रेन और क्या चीज? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और किससे? स्पाइनल कॉर्ड। आपकी ये वायर है, देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये और कुछ नहीं है, आपके शरीर में पूरी वायरिंग है। जैसे कि हमारे शरीर में घर में वायरिंग करवाते हैं ना, उसी तरह से हमारे ये चला गया। जिस तरह हम अब घर में वायरिंग करवाते हैं, पूरी घर में, किचन में, बेडरूम में, सारे के सारे जितने भी आपके घर मतलब कि रूम है उन सभी में वायरिंग करवाते हैं, उसी तरह से हमारे पूरी बॉडी में वायरिंग है।
और ये वायरिंग हर अलग 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 ऑर्गन से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा ना, ये वायरिंग अलग अलग ऑर्गन से क्या है, कनेक्टेड है। और इसे हम वायरिंग नहीं बोलेंगे, हालांकि घर में हो रही वो वायरिंग है। हमारे शरीर में वायर थोड़ी ना होता है, तार थोड़ी ना होता है। हमारे शरीर में वो तार की जगह पे, तार के स्थान कौन लिया हुआ है, न्यूरॉन सेल। कौन सा सेल, न्यूरॉन सेल। यानी कि न्यूरॉन सेल, इसको हम लोग हिंदी में और इंग्लिश में भी वही बोलते हैं। न्यूरॉन सेल को बोल सकते हैं आप हिंदी में तंत्रिका कोशिका। क्या बोल सकते हैं, तंत्रिका कोशिका। हिंदी और इंग्लिश में न्यूरॉन सेल्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तंत्रिका कोशिका भी बोला जाता है। क्या ये बातें सबको क्लियर हुई? तो समझ लीजिए कि ये जो सिस्टम बनी है, ये जो सिस्टम बनी है, अब बताओ, अब ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल के लिए ध्यान सुनिए। यदि मैं एक टीचर हूं, ठीक है, आपको पढ़ा रहा हूं। अब मैं अभी आपको बायो पढ़ा रहा हूं, ठीक। चलिए मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ा दूंगा, चलिए मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मेरी काम धीरे धीरे बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। अब किसी इंसान को यदि आप काम देंगे, तो आप ध्यान से सुने कि यदि किसी इंसान को यदि काम ज्यादा देते चले जाएंगे, तो वो काम को ज्यादा अच्छा से करेगा या काम को खराब करेगा, खराब करेगा। यही तो होगा ना। यदि किसी इंसान पे यदि एक ही काम दे दे, जिम्मेवारी दे दे कि सारा काम वही करना है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, कोई एक शादी हो रही है, फंक्शन हो रही है। अब उस शादी फंक्शन में बोला क्या चीज की, एक ही इंसान है, लड़की के जो पिता है वही इस काम को देखेंगे। क्या देखेंगे, शादी के जितने भी फंक्शन है वही देखेंगे। क्या चीज करना, तो शादी से पहले जो भी मार्केटिंग करना है वो लड़की के पापा करेंगे, ठीक है। और वही भोज भी बनाएंगे, वही पत्ते भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वही पत्ते है ना, ग्लास चलाएंगे, भोजन चलाएंगे, वही करवाएंगे। और वही गेस्ट जो आएंगे उनको क्या करेंगे, देख रेख करेंगे, और वही पंडाल बनाएंगे। क्या वो संभव है एक आदमी से, आप बताइए? तो ये कभी संभव है नहीं। तो एक आदमी कभी संभव हो, एक आदमी सारे काम को नहीं कर पाता है, एक आदमी सारे काम को कर ही नहीं पा सकता, नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारे तंत्रिका तंत्र भी इसी तरह से, तंत्रिका तंत्र भी हमारे पूरी शरीर को नहीं देख सकता। समझ में आ रहा ना, हमारी तंत्रिका तंत्र जो है हमारी पूरी बॉडी को, जो है बॉडी की आंख है, बॉडी में आज जैसे ऑर्गन की बात करो, आंख है, हाथ है ना, जीभ है, दांत है ना, आंख की जो मूवमेंट है, हमारे शरीर के जो मूवमेंट है, आई बात समझ में? इन सभी जो भी हमारे शरीर में गतिविधियां हो रही, जैसे उत्सर्जन करवाना है, श्वसन करवाना है ना, हमें नींद कब लाना है, कब हमें उठाना है, कब हमें जगाना है, समझ में आ रहा ना, कब हमें सुलाना है, कब हमें भूख लगवाना है, कब हमें इमोशन आना है, भावनात्मक विचार लाने हैं, कब हमें डर लगना है, कब हमें गुस्सा आना है, ये सब के सब एक ही तंत्रिका तंत्र कैसे देखेगा, देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। इसीलिए हमारे शरीर में आगे चल के हम इनको पार्ट को देखेंगे, ठीक है, आगे चल के इनके पार्ट को देखेंगे। इसीलिए शरीर के जिस तरह से हमारे शरीर के जितने भी हो रही क्रियाएं को, जितने भी क्रिया है, और इन क्रियाओं को एक सिस्टम कभी नहीं बांट सकते हैं। जिस तरह से एक व्यक्ति शादी के पूरे कार्यक्रम को नहीं देख सकते हैं, उसी तरह से हमारे बॉडी के सारे फंक्शन एक ही तंत्र देख नहीं सकते। और जब नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, काम को क्या कर देंगे, अलग अलग लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बांट देंगे, यही ना काम करेंगे। इसी तरह से हम तंत्रिका तंत्र में भी क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे कि भाई पाचन का काम अलग तंत्र का, श्वसन का काम अलग तंत्र का, परिवहन का काम अलग तंत्र का, उत्सर्जन का काम अलग तंत्र का, सोचने विचारने का काम अलग का, फीलिंग का काम अलग तंत्र का। ये सभी के सभी पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग ये देखेंगे भाई, ये तंत्रिका तंत्र अलग अलग पार्ट तो है, लेकिन ये सभी पार्ट अलग अलग किसी न किसी ऑर्गन से ही बना होगा, ऑर्गन से ही बना होगा। अरे है ना, किसी ऑर्गन से ही बना होगा। तो ये जिस ऑर्गन से बनी है, ये जिस ऑर्गन से बनी है, तो मेनली हम लोग दो ऑर्गन को डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं। एक तो क्या चीज, ब्रेन, और दूसरा स्पाइनल कोड। क्या ये बात है समझ में आ रहा ना? यानी कि हमारे जो
न्यूरॉन सिस्टम बने हैं वो दो विशेष प्रकार के ऑर्गन से। कौन कौन? ब्रेन और स्पाइनल कोड। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? लेकिन ब्रेन भी जो बना होगा या फिर स्पाइनल कोड भी जो बना होगा, इस बात को समझे, जब ब्रेन भी बना होगा या फिर स्पाइनल कोड बना होगा तो ये भी किससे बनी होगी? किसी ना किसी टिश्यू से ही बने होंगे। अरे है ना, ब्रेन भी जो बना होगा, क्या इतना बड़ा जो ब्रेन बना है वो एक ही बड़ा ब्रेन नहीं ना हो सकता है, वो छोटी 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 ब्रेन का क्या हो सकता है? हिस्सा से बना होगा, और वो हिस्सा छोटी छोटी होगा, वो क्या कहलाएगा? टिश्यू ही तो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टिश्यू। तो ये क्या होगा? ये टिश्यू बना होंगे। लेकिन आखिरकार ये टिश्यू भी ना किसी चीज से बना होगा कि नहीं बना होगा? बना होगा। तो टिश्यू जिससे बना होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बताइए। न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल के नाम से जानेंगे। तो आखिरकार हमने ये देखा कि हमारे जो शरीर की सभी क्रियाओं को जो संपादित कर रही है, यानी कि कंट्रोल कर रही है, नियंत्रण कर रही है और समन्वय स्थापित करवा रही है ना, तो ये कौन है? हमारे न्यूरॉन सिस्टम है, यानी कि तंत्रिका तंत्र है। और ये तंत्रिका तंत्र की भी सबसे जो छोटी इकाई है वो कौन है? न्यूरॉन सेल है। न्यूरॉन सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका मिलके तंत्रिका उत्तक बनाएंगी, और कई सारी विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं उत्तक मिलके ब्रेन का निर्माण करेंगी, यानी कि एक ऑर्गन का निर्माण करेंगी, और स्पाइनल कोड का निर्माण करेंगी। ये भी एक क्या है? ऑर्गन है। और ये ऑर्गन यानी कि अंग और अंग मिलके एक तंत्र का निर्माण बनाएंगी, यानी कि अंग तंत्र का निर्माण करेंगी, और इस अंग तंत्र का एक नाम पड़ेगा। और चूंकि ये सारी अंग तंत्र क्या पाचन करवा रही है? क्या श्वसन करवा रही है? ये काम कर रही है? पाचन तंत्र का अलग है ना, पाचन तंत्र तो अलग है। ये श्वसन करवा रही है? नहीं, ये केवल नियंत्रण और समन्वय स्थापित कर रही है। और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इसलिए इसका नाम पड़ा है ना, क्या चीज? न्यूरॉन सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र नाम पड़ा। क्या इतनी बातें समझ में आया? हर एक तंत्र का अपना अपना नाम है। और ये एक तंत्रिका तंत्र, उसी तरह से पाचन तंत्र, उसी तरह से श्वसन तंत्र, उसी तरह से परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, हमारे कई सारे तंत्र, अलग 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 तंत्र मिलके, और जब सभी तंत्रों को इकट्ठा करते हैं तब जाके एक पूर्ण हमारा शरीर की निर्माण होता है, यानी कि बॉडी का निर्माण होता है। क्या ये बातें सबको समझ में आई? क्या ये बातें क्लियर हुई? तो आज हम लोग इतना ही क्लास को रखते हैं, ठीक है। लगभग 1 घंटे के आसपास आपका लेक्चर शायद रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही क्लास को रखेंगे, और नेक्स्ट हम आपको है ना अगले दिन ये सारी की सारी चीज़ें बता दी जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।